हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द मास्टर प्रोफेसर यूट्यूब चैनल पे। एंड आज की इस वीडियो में हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम सब्जेक्ट की। एंड ये जो वीडियो है ये पार्टिकुलरली बीवॉक, फूड प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी मैनेजमेंट एंड मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आज की इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड इसके बाद थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इसके अलावा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योर्स, इसके अलावा क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड एंटरप्रेन्योर, डिसीजन मेकिंग एंड बिजनेस प्लानिंग एंड इसके बाद एंटरप्रेन्योरियल इनोवेशन एंड मोटिवेशन, बिजनेस वेंचर एंड स्टार्टअप प्रोसेस मींस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कौन सा प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, एंड इसके अलावा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टाइप्स ऑफ रिस्क एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, एंड इसके बाद ग्रोथ एंड डिवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज, लीगल एंड टैक्स कंसीडरेशन, एंड इसके बाद रोल ऑफ स्मॉल बिजनेसेस इन नेशनल इकोनॉमी मींस जो छोटे बिजनेसेस होते हैं वो कंट्री को किस लेवल पे हेल्प करते हैं, एंड इसके बाद है नेशनल पॉलिसीज़ फॉर स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, एंड इसके बाद रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन प्रमोटिंग स्मॉल बिजनेस, एंड इसके बाद रोल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन बिजनेस, नॉन गवर्नमेंट असिस्टेंस इन स्मॉल बिजनेस, एंड इसके बाद है प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट, टैक्स हॉलीडे एंड वेरियस टैक्स एग्जम्पशंस, एंड इसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स एक्ट, और इसके बाद है पार्टनरशिप एक्ट, एंड लास्ट में हमारे पास है टॉपिक रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑफ अ स्मॉल स्केल बिजनेस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप का बेसिक मीनिंग है कि कोई भी पर्सन अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है, उसे चलाता है, एंड उस बिज़नेस को चलाते टाइम वो काफ़ी सारे रिस्क लेता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करता है सो दैट वो अपने बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बिज़नेस बना सके। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप भी कह सकते हैं, जिसमें से पहले नंबर पे है इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो प्रॉफिट मोटिव के लिए करी जाती है, एंड एंटरप्रेन्योरशिप में भी प्रॉफिट कमाना मेन मोटिव होता है, तो इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसके बाद है इनोवेटिव एक्टिविटी। अब इनोवेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को नए ढंग से करना, कुछ अलग तरीके से करना, एंड हर एंटरप्रेन्योर इनोवेशन करने की ट्राई करता है सो दैट वो बाकी के एंटरप्रेन्योर्स से अलग अपनी पहचान बना सके इनोवेशन करके। सो इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप एक इनोवेटिव एक्टिविटी भी होती है। इसके बाद है क्रिएटिव एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। अब एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो हर काम को एक नए क्रिएटिव वे से करने की कोशिश करता है सो दैट वो बाकी लोगों से अलग वो काम कर सके एंड कस्टमर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, एंड वो हर काम को किसी ना किसी पर्पस के साथ करता है, इसीलिए वो काम करने में सक्सेस को ढूंढेगा अगर उसका कोई भी पर्पस होगा किसी काम को करने के लिए। और उसके बाद है अ फंक्शन ऑफ हाई अचीवमेंट। हर कोई एंटरप्रेन्योर जो होता है वो यही चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस अचीव करे। और इसके बाद है एन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। अब जो एंटरप्रेन्योर होता है उसे काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी पड़ती हैं, उससे मैन पावर वगैरह रिक्रूट करनी पड़ती हैं, रिसोर्सेज वगैरह ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं, एंड इसके अलावा उसको नया बिज़नेस कहाँ पे सेटअप करना है वो देखना पड़ता है, फंड्स वगैरह भी अरेंज करने पड़ते हैं। मींस ये सारे ऑर्गेनाइजिंग के काम एंटरप्रेन्योर को ही स्टार्ट करने पड़ेंगे। सो दैट्स वाई एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो एन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। इसके बाद है अ फंक्शन ऑफ रिस्क बियरिंग। अब हर एंटरप्रेन्योर को कहीं ना कहीं रिस्क हमेशा ही बियर करना पड़ेगा। कई बार वो रिस्क अनलिमिटेड भी हो जाता है एंड कई बार वो कैलकुलेटेड एंड लिमिटेड रिस्क भी होता है, क्योंकि फ्यूचर जो है वो हमेशा अनसर्टेन है।
तो सबसे पहले अगर बिज़नेस का कोई नुकसान होता है तो सबसे पहले वो रिस्क एक एंटरप्रेन्योर ही बियर करेगा, क्योंकि उसने बिज़नेस स्टार्ट किया है एंड वो बिज़नेस का ओनर है, तो उसे ही सारा रिस्क बियर करना पड़ेगा। जब कोई भी एंटरप्रेन्योर अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है तब भी उसे काफ़ी सारा रिस्क बियर करना पड़ता है, क्योंकि उसका बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा ये सबसे बड़ा रिस्क होता है। तो इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन या इम्पॉर्टेंट फीचर होता है अ फंक्शन ऑफ रिस्क बियरिंग। हमारा अगला टॉपिक है थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो थ्योरीज जो है उनको बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले नंबर पे है सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, ये सोशल बिलीव्स के ऊपर बेस्ड है। पहले नंबर पे है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने जो थ्योरी प्रपोज करी थी वो रिलीजियस बिलीफ के ऊपर बेस्ड है। मीन्स कोई भी पर्सन किस रिलीजन से बिलोंग करता है, उस रिलीजन की क्या थिंकिंग है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, उस पर्सन की सारी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स उसके रिलीजियस बिलीफ के ऊपर डिपेंड करेंगी। और उसके बाद है थॉमस कोचरेन। अब इसकी जो थ्योरी है वो स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के ऊपर बेस्ड है। मीन्स टोटली प्रॉफिट मोटिव के ऊपर बेस्ड है। जितनी ज़्यादा कैपिटल कोई भी पर्सन अपने बिजनेस में लगाएगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट वो अर्न करेगा। एंड उसके बाद है एवरेट ई हेगन। इसकी जो थ्योरी है वो सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। मींस कोई भी एंटिटी जो है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी कि वो सोसाइटी को कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, एंड उसी के अकॉर्डिंग जो कस्टमर्स हैं वो रिस्पॉन्ड करेंगे किसी भी एंटिटी के प्रोडक्ट को। उसके बाद सेकंड नंबर पे है इकोनॉमिक थ्योरीज। इसमें पहले नंबर पे है रिचार्ड कैंटिलोन। अकॉर्डिंग टू हिम रिस्क बेयरिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है एंटरप्रेन्योरशिप। मीन्स जो कोई भी पर्सन एंटरप्रेन्योर बनता है उसे स्टार्टिंग से ही रिस्क फेस करना पड़ता है, एंड इसी रिस्क को फेस करने के लिए उसे रिवॉर्ड मिलता है। उसके बाद है जे स्कम्प्टर। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो एक इनोवेटिव एक्टिविटी है। मीन्स जो एंटरप्रेन्योर है वो किसी भी चीज़ को नए तरीके से करने की कोशिश करता है, एंड इसी थिंकिंग एंड मेंटेलिटी के कारण वो अपनी एक अलग पहचान बनाएगा मार्केट में, जिसके बेसिस पे वो प्रॉफिट कमाएगा। उसके बाद है हेवर्ड स्कूल थ्योरी। अब ये जो थ्योरी है ये बेस्ड है किसी भी पर्सन की इनर स्किल्स एंड क्वालिटीज़ के ऊपर। उसके अंदर जितनी ज़्यादा बेटर क्वालिटीज़ होंगी वो उतना ही ज़्यादा बेटर एंटरप्रेन्योर बन पाएगा। उसके बाद अगली कैटेगरी है कल्चरल थ्योरीज। इसमें है होसलिज एंड स्टोक थ्योरी। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी सोसाइटी का क्या कल्चर है, वो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही कोई पर्सन डिसाइड कर पाएगा कि उसे एंटरप्रेन्योर बनना है या नहीं बनना। अगर उसकी सोसाइटी का कल्चर एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करता है तो वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाएगा। एंड इसके अलावा इसकी अगर ऑपोजिट हो जाए, मींस अगर किसी भी पर्सन की सोसाइटी नहीं प्रमोट करती एंटरप्रेन्योरशिप को तो उसके लिए एंटरप्रेन्योर बनना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इसके बाद है साइकोलॉजिकल थ्योरीज। इसमें है जॉन एच कंकल थ्योरी। तो इस पर्सन के अकॉर्डिंग जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो डिपेंड करती है किसी भी पर्सन के साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल वेरिएबल्स के ऊपर। मींस किसी भी पर्सन का क्या व्यू पॉइंट है सोसाइटी को लेके, एंड उसके जो साइकोलॉजी है उसका माइंडसेट किस तरह का है, मींस वो बिजनेस वर्ल्ड को किस नज़रिए से देखता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी पर्सन एंटरप्रेन्योर बन सकता है या नहीं बन सकता। हमारा अगला टॉपिक है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। मींस अगर कोई भी फीमेल या कोई भी वुमेन एक एंटरप्राइज स्टार्ट करे तो उसे हम कहेंगे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन एक वुमेन एंटरप्रेन्योर को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती है, जो कि एक मेल एंटरप्रेन्योर को नहीं फेस करनी पड़ती कई बार।
एंड उन प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया जा सकता है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से, उन सॉल्यूशंस को भी अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो पहले नंबर पे है पेट्रियार्कल सोसाइटी। अब जो इंडियन सोसाइटी है या अगर और किसी भी कंट्री की बात की जाए तो कुछ केसेस में ऐसा होता है जो सोसाइटी है उसे मेल मेंबर्स की तरफ से डोमिनेट किया जाता है, जिसकी वजह से एक वुमेन को उसका मनपसंद प्रोफेशन नहीं फॉलो करने दिया जाता। मींस उसे एंटरप्रेन्योर बनने में काफ़ी सारी रुकावटें फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन मेल मेंबर को वो रुकावटें नहीं फेस करनी पड़ेंगी क्योंकि ऑलरेडी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी हम ऑब्जर्व करते हैं काफ़ी सारे कंट्रीज़ में, स्पेशली इंडिया में। तो इसीलिए सोसाइटी का मेल डोमिनेटिंग होना ये एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की प्रमोशन के रास्ते में। इसके बाद है एब्सेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एप्टीट्यूड। अब वुमेन के केसेस में कई बार उनको एंटरप्रेन्योर की समझ नहीं होती कि एक एंटरप्रेन्योर क्या क्या काम करता है। मीन्स उनकी थिंकिंग जो है वो एक नॉर्मल पर्सन वाली होती है जिसे जॉब करना पसंद है, एंड उनकी थिंकिंग एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं होती, जिसकी वजह से अगर वो एंटरप्रेन्योर बन भी जाती हैं तो वो काफ़ी ख़राब एंटरप्रेन्योर बनती हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि मार्केटिंग में उन्हें प्रॉब्लम आ सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फंड्स रेज करने में उन्हें प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाती हैं क्योंकि कई बार फैमिली नहीं अलाउ करती कि कोई भी वुमेन एंटरप्रेन्योर बने, एंड अगर वो वुमेन अगर ज़िद करे तो फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स राइज हो सकती है। एंड इसके अलावा क्रेडिट फैसिलिटीज़ कई बार नहीं मिलती वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। मींस अगर क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो फंड्स अरेंज नहीं होंगे, अगर फंड्स अरेंज ना हुए तो सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकती कोई भी वुमेन। इसके अलावा स्वेयर कंपटीशन। अब अगर किसी फील्ड में वुमेन एंटरप्रेन्योर बनी है तो उसे जो कंपटीशन फेस करना पड़ेगा वो मेल एंटरप्रेन्योर से भी फेस करना पड़ेगा, एंड कंपटीशन को फेस करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए, क्योंकि एक वुमेन को काफ़ी सारी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जो कि एक मेल एंटरप्रेन्योर को नहीं करनी पड़ती। एंड इसके अलावा कई बार सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है वुमेन में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। एंड इसके अलावा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। लैक ऑफ एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, कई बार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं अवेलेबल होती वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के पास, या उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन ही नहीं होती। एंड इसके अलावा लैक ऑफ ट्रेनिंग या और काफ़ी सारे सोशल बैरियर्स होती हैं जिनकी वजह से वुमेन जो है वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाती। इसके बाद हमारे पास ग्रोथ और सल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहली है चेंज इन एटीट्यूड्स। मींस जो सोसाइटी में रहने वाले पर्सन्स हैं उनको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। मींस मैन एंड वुमेन दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। इसके अलावा एक वुमेन एंटरप्रेन्योर को नेसेसरी ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करवाई जाए सो दैट वो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज सेटअप कर सके। इसके अलावा इंक्रीज इन मोबिलिटी। मींस अगर वुमेन को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए किसी और जगह पे या लोकेशन पे मूव ऑन करना पड़े, मींस वहाँ पे जाके रहना पड़े, तो उसे उसकी परमिशन मिलनी चाहिए उसकी फैमिली मेम्बर्स की तरफ से। मींस उसके फैमिली मेम्बर सपोर्ट करे उसे कंट्री के किसी भी पार्ट में जाके अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करनी है तो उसकी फैमिली उसे सपोर्ट करे। उसके बाद है सेल्फ रिकॉग्निशन। मींस वुमेन को खुद के ऊपर भी विश्वास होना चाहिए कि वो एक अच्छी एंटरप्रेन्योर बन सकती है। एंड इसके अलावा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होनी चाहिए हर वुमेन के पास सो दैट वो अपने डिसीजंस खुद ले सके। एंड इसके बाद है इनिशिएशन इनटू प्रोफेशनल वर्क। मींस जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो हर काम को एक प्रोफेशनल वे में करे, क्योंकि अगर वो खुद प्रोफेशनल होगी
तभी वो मेज़र कर पाएंगी कि उसके अंडर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं एंड उसकी एंटरप्राइज की ग्रोथ में हेल्प करेंगे या नहीं। इसके बाद है इनकलकेटिंग मार्केटिंग स्किल्स। मीन्स जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको अपने अंदर मार्केटिंग स्किल्स भी डेवलप करनी पड़ेंगी, क्योंकि हर एंटरप्राइज में जो मेन फंक्शन चाहिए होता है वो होता है मार्केटिंग एंड सेल्स का। इसके बाद है प्रोविज़न फॉर एमेनिटीज़। मीन्स कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी होती हैं जो कि अवेलेबल होनी चाहिए सो दैट जो वुमेन है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े, जैसे कि क्रैचिस वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए सो दैट वुमेन अपने बेबीज़ को वहाँ पे रख सकें जितना टाइम वो अपने वर्क प्लेस पे काम कर रही हैं। एंड इसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। मींस रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड करवाई जाए सो दैट वो सक्सेसफुली अपनी एंटरप्राइज बिल्ड कर सकें। एंड इसके बाद है एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल करवाई जाए वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सो दैट उनकी एंटरप्राइज किसी भी फील्ड में मेल एंटरप्रेन्योर्स से पीछे ना रहे। एंड इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज एंड मोटिवेट किया जाए सो दैट वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी के साथ काम करें एंड जल्दी से जल्दी अपनी एंटरप्राइज सेटअप करें एंड उसकी ग्रोथ करें एक इंटरनेशनल लेवल पे। एंड ये सब करने के लिए दूसरे पर्सन्स के द्वारा दी गई मोटिवेशन एंड इनकरेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब सोशल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जिसमें सारे के सारे सोसाइटी के एलिमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं एंड इन एलिमेंट्स का इम्पैक्ट एक एंटरप्राइज के ऊपर भी पड़ता है, जैसे कि फैमिली बैकग्राउंड ऑफ द एंटरप्रेन्योर या इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं किसी एंटरप्राइज में उनका फैमिली बैकग्राउंड। अगर तो किसी एंटरप्रेन्योर का फैमिली बैकग्राउंड भी बिजनेस के साथ रिलेटेड है तो वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन पाएगा, लेकिन अगर उसका बैकग्राउंड एंटरप्रेन्योरशिप वाला नहीं है तो उसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। एंड इसके अलावा है सोशल स्टेटस। अब किसी भी पर्सन का सोसाइटी में कैसा स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग उसे अलग अलग फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जैसे कि क्रेडिट फैसिलिटीज़ वगैरह। मींस सोशल स्टेटस का इम्पैक्ट भी एक एंटरप्रेन्योर के ऊपर पड़ता है। एंड इसके अलावा है सोशल मोबिलिटी। मींस कोई भी पर्सन जो है जो एंटरप्रेन्योर है वो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए क्या वो अपनी सोसाइटी में से किसी दूसरी सोसाइटी की तरफ मूव या शिफ्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। इसके अलावा है कास्ट एंड रिलीजन ऑफ डिफरेंट पर्सन्स वर्किंग इन एन एंटरप्राइज, या एंटरप्रेन्योर की खुद की कास्ट या उसका रिलीजन, वो भी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है एंटरप्रेन्योरशिप के सोशल इन्वायरमेंट का। उसके बाद हमारे पास इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है इसमें सारे के सारे इकोनॉमिक एलिमेंट्स शामिल होते हैं जो कि एक एंटिटी के ऊपर या एंटरप्राइज के ऊपर अपना इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट छोड़ते हैं। अब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में बेसिकली 4 एलिमेंट्स आती हैं: कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल एंड मार्केट। कैपिटल मींस एंटरप्राइज स्टार्ट करने के लिए जो भी फंड्स चाहिए या इसके अलावा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह चाहिए, जैसे कि बिल्डिंग्स वगैरह, प्लांट वगैरह, वो सब कैपिटल का पार्ट होता है। एंड लेबर मींस जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी मशीनरी या प्लांट वगैरह को चलाने के लिए, मींस प्रोडक्शन करने के लिए। एंड उसके बाद है रॉ मटेरियल, वो चाहिए होता है सो दैट जो लेबर है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके विद द यूज़ ऑफ मशीनरी। एंड उसके बाद है मार्केट। अब मार्केट में जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो सेल किया जाएगा सो दैट जो एंटरप्राइज है वो अपनी अर्निंग कर सके एंड प्रॉफिट कमा सके। हमारा अगला टॉपिक है क्वालिटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। मींस कौन कौन सी
क्वालिटीज़ जो हैं वो एक एंटरप्रेन्योर में ज़रूर प्रेजेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पे है रिस्क टेकर। एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा ही रिस्क बियर करना पड़ेगा। वो एक अच्छा रिस्क टेकर होना चाहिए। मीन्स वो कैलकुलेट कर ले कितना रिस्क वो बियर कर सकता है एंड कितना रिस्क वो बियर नहीं कर सकता, उसके लिए वो पहले से ही रेडी रहे। एंड उसके बाद है एक एंटरप्रेन्योर स्मार्ट एंड हार्ड वर्कर होना चाहिए। एंड उसके बाद है अकाउंटेबिलिटी। मीन्स अगर कोई भी मिस्टेक वगैरह होती है वो उसके लिए खुद अपने आप को रिस्पॉन्सिबल माने, वो अकाउंटेबल होना चाहिए। एंड उसके बाद है एजुकेटेड इन रियल सेंस। मीन्स जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके पास नॉलेज होनी चाहिए एंड उस नॉलेज को एप्लीकेबल करके वो एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज बना सके। इसके अलावा एक एंटरप्रेन्योर जो है वो कोरेजियस मीन्स ब्रेव एंड टैक्टफुल। मीन्स कैसी कैसी ट्रिक्स यूज़ करके वो मार्केट में सर्वाइव कर सकता है, वो सभी ट्रिक्स उसे आनी चाहिए। एंड इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका बढ़िया होना चाहिए। वो एक गुड डिसीजन टेकर हो, अच्छे डिसीजंस ले, सही डिसीजंस ले एंड टाइमली डिसीजंस ले। एंड इसके अलावा वो एक अच्छा लीडर होना चाहिए सो दैट वो एक अपनी अच्छी टीम बना सके। एंड इसके अलावा उसका फोकस जो है वो लॉन्ग टर्म के ऊपर होना चाहिए। एंड उसकी थिंकिंग जो है वो हमेशा ही लॉजिकल होनी चाहिए। मीन्स वो इम्पॉसिबल चीज़ों को ज़्यादा कंसिडर ना करे। मीन्स वो वही चीज़ें करने की कोशिश करे, वही चीज़ें अचीव करने की ट्राई करे जो कि लॉजिकली पॉसिबल भी हैं। एंड इन सब के अलावा उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए एंड वो इनोवेटिव तरीके के साथ कोई भी काम को करे। मीन्स अगर वो इनोवेशन करेगा तो वो बाकी कॉम्पिटिटर्स जो हैं उसके उनसे बेटर काम करेगा एंड उसकी तरफ नए कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। एंड इन सब के अलावा एक एंटरप्रेन्योर के अंदर और भी काफ़ी सारी स्किल्स होनी चाहिए, जैसे कि उसका मार्केट एप्टीट्यूड बढ़िया हो, सेल्स की नॉलेज उसे अच्छी हो एंड इसके अलावा उसकी जीके वगैरह बढ़िया हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की क्वालिटीज़ जो हैं मींस इंटरनेशनल मार्केट रिलेशंस कैसे बनाने हैं, ऐसी क्वालिटीज़ भी एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए सो दैट वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी ग्रो कर सके। हमारा अगला टॉपिक है डिसीजन मेकिंग एंड बिजनेस प्लानिंग। तो जो डिसीजन मेकिंग होता है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, क्योंकि उसने डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट डिसीज़न ज़रूर लेना होता है। तो डिसीज़न मेकिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टेप है सबसे पहले आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम को या अपॉर्चुनिटी को जिसके रिगार्डिंग आपको डिसीज़न लेना है। अगर आपको प्रॉब्लम के बारे में पता होगा तभी आप नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कर पाओगे। नेक्स्ट है गैदर इन्फॉर्मेशन। जब आपको प्रॉब्लम पता चल गई तो आप उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करनी स्टार्ट कर दो। एंड उसके बाद है एनालाइज द अल्टरनेटिव्स। मीन्स आपके पास जो जो अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है उन सब की एक लिस्ट बनाओ एंड उनमें से आपको लास्ट में कोई एक अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद है इस्टेब्लिश क्राइटेरिया। इसमें है जो अलग अलग अल्टरनेटिव्स हैं उनके लिए काफ़ी सारे अलग अलग क्राइटेरियाज या स्टैंडर्ड्स सेट किए जाते हैं। मींस फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है एंड उसके पास दो अल्टरनेटिव्स हैं, मशीन ए एंड मशीन बी। तो उसने दो क्राइटेरिया सेट किए हैं। पहले नंबर पे है मशीन की कॉस्ट, सेकंड नंबर पे है मशीन की प्रोडक्शन करने की टाइमिंग, मींस वो कितने टाइम में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करती है, एंड इसके अलावा है मशीन की लाइफ टाइम वैल्यू कितनी है। एंड मींस इन तीन क्राइटेरियाज के बेसिस पे जज किया जाएगा कौन सी मशीन या कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है। और उसके बाद हमारे पास इवेलुएट अल्टरनेटिव्स। मींस हमारे पास जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं उनकी इवेलुएशन करो, मींस उनको स्कोर्स या मार्क्स वगैरह दो सो दैट हमें पता चले कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है एंड कौन सा अल्टरनेटिव सेकंड बेस्ट या लीस्ट बेस्ट है। इसके बाद हमारे पास सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव।
जिस अल्टरनेटिव के बेस्ट स्कोर्स आएंगे उसे हम बेस्ट अल्टरनेटिव मानेंगे एंड वही हमारा डिसीज़न होगा फाइनल कि हमें इस अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद है इम्प्लीमेंट द डिसीज़न, मींस बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने के बाद हमें उसे इम्प्लीमेंट करना है। एंड उसके बाद है मॉनिटर एंड इवेलुएट, मींस जो अल्टरनेटिव हमने फाइनली डिसाइड किया है उसकी हम मॉनिटरिंग करेंगे रेगुलरली एंड इवेलुएट करेंगे साथ साथ कि हमारी इम्प्लीमेंटेशन सही से हुई है या नहीं, या जो अल्टरनेटिव हमने फाइनली डिसाइड किया था वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है, मींस वो सही तरीके से काम कर रहा है, या हमें अल्टरनेटिव दोबारा से चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले नंबर पे है डिफाइन द मिशन एंड विज़न, मीन सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना मिशन एंड अपना विज़न क्लियर करेगी, मीन्स उसे शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में अचीव क्या करना है, सो दैट वो उसके अकॉर्डिंग अपना प्लानिंग प्रोसेस कंटिन्यू करे। एंड उसके बाद हमारे पास कंडक्ट अ सिचुएशन एनालिसिस, मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की करंट क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ही वो अपनी बिजनेस प्लानिंग करेगी। एंड उसके बाद है सेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो नेक्स्ट स्टेप में जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सेट करेगा। इसके बाद है डेवलप स्ट्रेटजीज। अब उसने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स तो सेट कर दिए एंड अब उन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट के लिए वो अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजीज बनाएगा, मींस उन गोल्स को कैसे अचीव किया जाए। एंड उसके बाद है क्रिएट एन एक्शन प्लान। स्ट्रेटजी बनाने के बाद उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो एक्शन प्लान बनाएगा, मींस इम्प्लीमेंट कैसे करे वो अपनी स्ट्रेटजीज़ को, ये सब डिसाइड करेगा कि उसके एक्शन प्लान्स कितने काम करते हैं। उसके बाद है इस्टेब्लिश परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की वजह से वो एस्टिमेट लगाएगा कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनसे वो काम करवा रहा है, जिनके ऊपर उसने अपनी प्लानिंग की इम्प्लीमेंटेशन करी है, वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे। मींस अगर कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत है तो वो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स से ही उसे पता चलेगा। इसके बाद है इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर। तो जब उसकी जो प्लानिंग स्ट्रेटजीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट हो चुकी होंगी तो उनको साथ साथ में मॉनिटर किया जाएगा एंड देखा जाएगा जैसे जैसे उसने प्लानिंग स्ट्रेटजीज़ बनाई थी बिल्कुल वैसे काम कर रही हैं, मींस डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो हैं वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो मींस प्लानिंग स्ट्रेटजीज़ में या बिजनेस प्लानिंग में किसी भी स्टेज में जाके करेक्शन करने की ज़रूरत है। एंड उसके बाद है रिव्यू एंड रिवाइज। इसमें है जो लो लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं, मींस जो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में हेल्प करते हैं किसी भी प्लानिंग की, वो अपना कोई भी रिव्यू पॉइंट वगैरह दे सकते हैं टॉप मैनेजमेंट को कि यहाँ पे प्लानिंग को करेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ कई बार मैनेजमेंट को खुद से भी पता चल जाता है कि यहाँ पे रिवाइज करने की ज़रूरत है प्लानिंग को। तो जैसे ही मैनेजमेंट को पता चलेगा कि प्लानिंग में करेक्शन रिक्वायर्ड है, वो जल्दी से जल्दी करेक्टिव एक्शन लेगी एंड बिजनेस प्लानिंग के प्रोसेस को जल्दी से जल्दी करेक्ट करेगी। तो हमारा अगला टॉपिक है एंटरप्रेन्योरियल इनोवेशन एंड मोटिवेशन। तो एंटरप्रेन्योरियल इनोवेशन का मतलब होता है इट्स अ प्रोसेस जिसमें जो एंटरप्रेन्योर है वो नए प्रोडक्ट्स या नए सर्विसेज या नए बिजनेस मॉडल्स क्रिएट करेगा जो कि कस्टमर की नीड्स को फुलफ़िल करेंगे एंड एक नई वैल्यू क्रिएट करेंगे बिजनेस के लिए। अब इनोवेशन जो है वो काफ़ी टाइप्स की होती है, जैसे कि प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोसेस इनोवेशन, बिजनेस मॉडल इनोवेशन या ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन। एंड उसके बाद है एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन refers to the driving forces that inspire entrepreneurs to start and grow their business.
विच मीन्स एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन हम उन ड्राइविंग फोर्सेस को कहते हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर करते हैं कि वो एक नई एंटिटी स्टार्ट करे, उसे प्रॉफिटेबल बनाए एंड उसे ग्रो करे। मीन्स एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेशन प्रोवाइड होती है इन ड्राइविंग फोर्सेस की मदद से। अब उसके बाद है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल गेन होता है एंटरप्रेन्योर को, उसे प्रॉफिट्स होते हैं, एंड इसके अलावा उसकी पर्सनल फुलफिलमेंट होती है। मीन्स उसका सोसाइटी में स्टेटस जो है वो इम्प्रूव होता है। इसके अलावा वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाता है एंड उसकी जो सारी की सारी डिज़ायर्स होती हैं कि वो बड़े बड़े फॉरेन ट्रिप्स पे जाए, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों से मिले, वो सारी की सारी फुलफ़िल हो जाती है। हमारा अगला टॉपिक है बिजनेस वेंचर एंड स्टार्टअप प्रोसेस। अब बिजनेस वेंचर का बेसिक मीनिंग है किसी भी पर्सन ने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है एंड उसे स्टार्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं जिसे हम कहते हैं स्टार्टअप प्रोसेस। तो इस स्टार्टअप प्रोसेस को बेसिकली 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले नंबर पे है आइडिया जनरेशन। इसमें 2 स्टेप्स हैं। पहले नंबर पे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ जो अवेलेबल है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा एंड उसके बाद उन अपॉर्चुनिटीज़ में से किसी एक अपॉर्चुनिटी को सेलेक्ट करके उसके ऊपर डिटेल में काम किया जाएगा। मींस उसे एक कॉन्सेप्ट में डेवलप किया जाएगा जिसके ऊपर फर्दर बिजनेस स्टार्ट किया जा सके। एंड उसके बाद सेकंड फेज़ होता है बिजनेस प्लानिंग का। इसमें एक बिजनेस प्लान क्रिएट किया जाएगा पहले स्टेप में, एंड उसके बाद मिशन एंड विज़न जो होता है वो डिसाइड किया जाएगा किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। एंड उसके बाद नेक्स्ट फेज़ होता है स्टार्टअप फेज़। इसमें पहले नंबर पे जो फंड्स वगैरह है वो अरेंज किए जाएंगे एंड उसके बाद एक टीम बनाई जाएगी जिसने उस बिजनेस प्लान के ऊपर काम करना है। एंड उसके बाद है डेवलप अ मिनिमम वायेबल प्रोडक्ट। मींस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी जो कि कस्टमर को प्रोवाइड करवाया जाएगा। एंड उसके बाद फोर्थ फेज़ होता है लॉन्च एंड ग्रोथ। इसमें जो बिज़नेस है वो अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर देगी एंड कस्टमर के रिव्यूज़ वगैरह रिव्यू किए जाएंगे। एंड उसके बाद है मॉनिटर एंड इवैल्यूएट। अब जो किसी भी एंटिटी का प्रोडक्ट है वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसे कैसे रिव्यूज़ आ रहे हैं एंड उसकी कितनी प्रॉफिटेबिलिटी एंड सेल्स चल रही है, उस सब को मॉनिटर किया जाएगा एंड उसकी इवैल्यूएशन करी जाएगी अलग अलग क्राइटेरियाज के बेसिस पे। एंड उसके बाद है स्केल द बिजनेस। अगर जो बिज़नेस है वो सही तरीके से चल जाता है तो उसका जो स्केल है उसे ग्रो करने की कोशिश करी जाती है। मींस अगर किसी भी एंटिटी की एक ब्रांच बढ़िया चल गई तो उसकी अलग अलग ब्रांचेस ओपन करी जाएंगी, क्योंकि उस एंटिटी का ब्रांड नेम इस्टेब्लिश हो चुका है। अगर पहली एंटिटी सक्सेसफुली चल रही है, वो प्रॉफिट बना रही है, तो दूसरी एंटिटी भी इजीली प्रॉफिट बना सकती है। एंड ये जो फेजेस हैं ये हर बिजनेस में फॉलो किए जाते हैं एंड इसे हम कहते हैं स्टार्टअप प्रोसेस। हमारा अगला टॉपिक है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक प्रोसेस है जो एक सिस्टमेटिक अप्रोच बताती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किस डायरेक्शन में मूव करना है, कौन से डिसीज़न उसने लेने हैं एंड उसने अपने रिसोर्सेज को किस तरह से मैनेज करना है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो कुछ इम्पॉर्टेंट की स्टेप्स होते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस के, जो कि है पहले नंबर पे डिफाइन द मिशन एंड विज़न। मीन्स सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को अपना मिशन एंड विज़न क्लियर हो। एंड उसके बाद है कंडक्ट अ स्वॉट एनालिसिस। मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी को अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट के बारे में एनालाइज करना पड़ेगा सो दैट वो इन कमियों को दूर
कर सके। एंड उसके बाद है सेट स्ट्रेटजिक गोल्स। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के उसने गोल्स सेट करने हैं एंड उन गोल्स को पूरा करने के लिए क्या स्ट्रेटजी उन्हें यूज़ करनी है वो भी सेट करना है। जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट का अलग गोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का अलग से स्ट्रेटजिक गोल। एंड उसके बाद है एनालाइज स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स वो सारे के सारे पर्सन्स होते हैं जो एंटिटी की हेल्प करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। जैसे कि जो कंपनी का शेयर होल्डर है उसने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करी, जो क्रेडिटर है उसने शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड किया या बैंक वगैरह ने लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड किया, गवर्नमेंट वगैरह टैक्स के बेनिफिट्स वगैरह कई बार दे देती है या सब्सिडीज़ वगैरह। ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। अब कौन से स्टेक होल्डर से किस तरह की हेल्प किसी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए एंड वो ऑर्गेनाइजेशन उन स्टेक होल्डर्स से कैसे हेल्प करने के लिए कहेगी, इस सब को भी मैनेज करना स्ट्रेटजिक प्लानिंग का ही पार्ट होता है। एंड उसके बाद है डेवलप स्ट्रेटजीज। अपने गोल्स एंड मिशंस वगैरह को अचीव करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी है उसे अलग अलग स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी हर डिपार्टमेंट के लिए एंड अपने हर मिशन एंड विज़न के लिए। एंड उसके बाद है क्रिएट एन एक्शन प्लान। अब स्ट्रेटजी डेवलप करने के बाद उसे एक्शन में लाने के लिए एक्शन प्लान बनाए जाएंगे, मींस इम्प्लीमेंटेशन फेज। और उसके बाद है इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर। अब अगर किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा तो उसे साथ साथ देखा भी जाएगा कि इस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही, मींस कंट्रोल प्रोसेस साथ साथ रखा जाएगा। और इसके बाद है इवेल्युएट एंड रिव्यू। अब जो भी प्लानिंग हुई एंड उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया गया उसके रिजल्ट्स जब आएंगे तो उन्हें रिव्यू किया जाएगा एंड उससे पता चलेगा कि हमने जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग की थी वो कितनी इफ़ेक्टिवली काम करी। एंड अगर ज़रूरत महसूस होगी तो स्ट्रेटजिक प्लानिंग को दोबारा से रिवाइज़ किया जाएगा एंड दोबारा से इम्प्लीमेंट किया जाएगा एंड सेम स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे। हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिस्क एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिस्क में है मार्केट रिस्क। मींस मार्केट में कोई भी एंटिटी उसका प्रोडक्ट किस तरह से परफॉर्म करेगा, वो सेल होगा या नहीं होगा, कस्टमर्स प्रोडक्ट को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, उसे हम कहेंगे मार्केट रिस्क। एंड उसके बाद है फाइनेंशियल रिस्क। मींस किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल होंगी या नहीं होंगी, मींस उसका बिज़नेस प्रॉफिटेबल होगा, उसके पास पैसा आएगा या नहीं आएगा, उस रिस्क को हम कहेंगे फाइनेंशियल रिस्क। अब जैसे किसी एंटिटी ने कितने भी पैसे लगाए हों अपने बिज़नेस में, उसे उतना रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी फाइनेंशियल रिस्क का पार्ट है। फिर इसके बाद है ऑपरेशनल रिस्क। मींस जो कोई भी एंटिटी है अपने डेली लेवल के ऑपरेशंस अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, उसे हम कहेंगे ऑपरेशनल रिस्क। क्योंकि अगर डेली बेसिस के ऑपरेशंस ठीक से होंगे तभी वो प्रोडक्शन कर पाएगी एंटिटी एंड तभी उसकी मार्केट में सेल्स होगी एंड प्रॉफिट होगा। इसके बाद है स्ट्रेटजिक रिस्क। अब किसी भी एंटिटी ने बिजनेस प्लान्स क्या क्या बनाए हैं, उसने क्या क्या स्ट्रेटजीज बनाई हैं, अब उनकी हर स्ट्रेटजी काम करेगी सही तरीके से या नहीं करेगी, उसे हम कहेंगे स्ट्रेटजिक रिस्क। अब फॉर एग्जांपल अपने कॉम्पिटिटर से फेस करने के लिए हर एंटिटी कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनाती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि उसकी हर स्ट्रेटजी सही तरीके से काम करे एंड इसे हम कहते हैं स्ट्रेटजिक रिस्क। फिर उसके बाद हमारे पास फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। इसमें सबसे पहले है कैश फ्लो मैनेजमेंट। अब किसी भी एंटिटी के पास डेली बेसिस के ऊपर काफ़ी सारे कैश ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं एंड उस कैश को किस तरह से इफ़ेक्टिवली मैनेज किया जाए वो एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर जो काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं वो सिर्फ कैश बेसिस के ऊपर ही परफॉर्म करी जा सकती हैं। फिर उसके बाद है फंडिंग एंड फाइनेंसिंग।
इसका रिलेशन होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस से। मींस जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एंटिटी को, उसे वो किस तरीके से फुलफ़िल करेगी, कौन कौन से वो रिसोर्सेज यूज़ करेगी अपनी कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लोन्स यूज़ करेगी या शेयर कैपिटल। और उसके बाद है रिस्क मैनेजमेंट। मीन्स जो कोई भी एंटिटी है वो ज़्यादा रिस्क वाले फंड्स यूज़ करेगी, कम रिस्क वाले, या बिल्कुल ही लो रिस्क वाले। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वो डेप्ट यूज़ कर रही है तो उसमें हाई रिस्क अवेलेबल है, क्योंकि उसे फिक्स्ड इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा। अगर वो इक्विटी शेयर्स यूज़ कर रही है एज सोर्स ऑफ फंड, तो उस केस में कम रिस्क अवेलेबल है, क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना है, अगर प्रॉफिट ना हुआ तो डिविडेंड पे नहीं करना। और उसके बाद हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग। मींस जो कंपनी है वो अपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान्स बनाएगी अपनी फाइनेंशियल नीड्स के अकॉर्डिंग, एंड बाद में उन्हीं प्लान्स के अकॉर्डिंग काम करेगी। और इसके बाद है अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। मीन्स जो एंटिटी है वो मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी वगैरह डिसाइड करेगी कि उसे अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड किस वे में मेंटेन करना है। वो पेपर वर्क ज़्यादा यूज़ करेगी या कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर्स यूज़ करेगी अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग करने के लिए। हमारा अगला टॉपिक है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज। तो ग्रोथ का बेसिक मीनिंग होता है जो कोई भी एंटिटी है वो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को ग्रो कर रही है, एंड डाइवर्सिफिकेशन का बेसिक मीनिंग होता है कि कोई भी एंटिटी नई मार्केट्स में एंटर कर रही है या नए प्रोडक्ट्स में एंटर कर रही है एंड उनकी एक अलग मार्केट इस्टेब्लिश करना चाहती है। अब ग्रोथ स्ट्रेटजीज़ के लिए जो कोई भी एंटिटी है वो काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकती है, जैसे कि मार्केट सेगमेंटेशन। इसमें कोई भी एंटिटी मार्केट को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर्स इनकम, कस्टमर्स टेस्ट, या इसके अलावा कैसी पॉपुलेशन रहती है किसी भी मार्केट सेगमेंट में, एंड हर सेगमेंट से उसे अलग अलग लेवल्स की रेवेन्यू जनरेट होती है। एंड उसके बाद है मार्केट डेवलपमेंट। इसमें जो कोई भी एंटिटी है वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को अपडेट करती है। मींस वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर स्पेंड करती है एडवर्टाइजमेंट वगैरह के ऊपर या मार्केटिंग के ऊपर। एंड उसके बाद है प्रोडक्ट एक्सपेंशंस। इसमें जो कोई भी कंपनी या एंटिटी है वो अपना प्रोडक्ट इम्प्रूव करती है, उसकी पैकिंग वगैरह चेंज करती है, उसकी क्वालिटी वगैरह इम्प्रूव करती है। मींस इसमें वो प्रोडक्ट की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है। उसके बाद है पार्टनरशिप्स। अब कोई भी एंटिटी किसी बड़े ब्रांड के साथ पार्टनरशिप वगैरह कर सकती है। इससे क्या होगा, दूसरी ब्रांड की एक्सपर्टाइज भी उसे सीखने को मिल जाएगी। और उसके बाद है अल्टरनेटिव चैनल्स। इसमें जो एंटिटी है वो डिफरेंट चैनल्स यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करवाने के लिए, जैसे ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग भी यूज़ करी जा सकती है। एंड उसके बाद है मार्केट पेनेट्रेशन। ये तब यूज़ किया जाता है जब कोई भी प्रोडक्ट न्यूली लॉन्च होता है। इसमें जो कोई भी प्रोडक्ट है वो जब नया नया मार्केट में होता है तब वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस रख देता है, एंड जब तक कोई और नया कॉम्पिटिटर नहीं आ जाता उस प्रोडक्ट का तब तक हाई प्राइस से उसे काफ़ी सारी रेवेन्यू हो चुकी होती है। एंड जैसे ही कोई कॉम्पिटिटर आएगा तो उसे प्राइस सेट करना पड़ेगा कॉम्पिटिटर के प्राइस के अकॉर्डिंग, लेकिन स्टार्टिंग में वो ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेशन करके अपनी इनकम अर्न कर चुका होगा। और उसके बाद है डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज। सबसे पहले है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन। अब हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है जो प्रोडक्ट कोई भी एंटिटी प्रोड्यूस कर रही है वो उसके साथ रिलेटेड सिमिलर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है। जैसे कि कोई कंपनी पहले कोई एक कोल्ड ड्रिंक बना रही थी, उसने एक नई कोल्ड ड्रिंक लॉन्च कर दी, या कोई भी टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अब कॉफ़ी भी मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देती है, उसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन।
अब वर्टिकल डिवर्सिफिकेशन में जो कोई भी प्रोडक्ट होता है उसके प्रोडक्शन के स्टेजेस होते हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं। जैसे पहले कोई भी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल में था, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस हुआ, उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट बनेगा। वर्टिकल डिवर्सिफिकेशन में कोई भी कंपनी या एंटिटी स्टार्ट कर देती है, जैसे कि वो पहले अपना रॉ मटेरियल वो भी सेल करना स्टार्ट कर सकती है, वो अपना वर्क इन प्रोग्रेस भी सेल करना स्टार्ट कर सकती है, एंड फिनिश प्रोडक्ट तो वो पहले भी सेल करती थी। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो साइकिल मैन्युफैक्चर कर रही है, फिनिश प्रोडक्ट साइकिल वो पहले से बेच रही है, लेकिन अब उसने साइकिल के टायर्स वगैरह भी सेल करना स्टार्ट कर दिया। टायर्स मैन्युफैक्चर करेंगे पहले, उसे अपने साइकिल में तो यूज़ करेंगे ही, उसे किसी और को भी सेल कर रहे हैं। और उसके बाद है को सेंट्रिक डिवर्सिफिकेशन। इसमें कोई भी कंपनी नया प्रोडक्ट जो लॉन्च करती है वो उसके पुराने प्रोडक्ट के साथ काफ़ी ज़्यादा मैच करता है, एंड उसका जो नया प्रोडक्ट है वो पुराने प्रोडक्ट से रिलेटेड होने के कारण जो कंपनी या एंटिटी है वो पुराने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने वाली टेक्निक्स भी यूज़ कर सकती हैं अपने नए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में। एंड उसका जो नया प्रोडक्ट है उसे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वो पुराने प्रोडक्ट से सिमिलर है। तो काफ़ी सारी टेक्निक्स जैसे कि मार्केटिंग टेक्निक्स वगैरह वही सेम यूज़ करी जा सकती हैं जो कि वो अपने पुराने प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर रही थी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी ने एक नया कोल्ड ड्रिंक लॉन्च कर दिया, तो वो कंपनी एक टाइप की कोल्ड ड्रिंक तो पहले ही बना रही थी, तो उसके पास कस्टमर्स का डाटा वगैरह, मार्केट की नॉलेज वगैरह एंड प्रोडक्शन टेक्निक वगैरह तो पहले से ही थी। एंड उसी सारी टेक्निक को यूज़ करके वो नई कोल्ड ड्रिंक भी बना रहा है। मींस उसे डबल बेनिफिट हो रहा है, एक तो नया प्रोडक्ट आ गया एंड उसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उसके पास काफ़ी सारी पुरानी प्रोडक्शन टेक्निक्स अवेलेबल ही थी जिससे वो अपना पुराना प्रोडक्ट बना रहा था। एंड उसके बाद है कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। इसमें जो कोई भी कंपनी या एंटिटी है वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है जो कि उसके पुराने प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता। मीन्स वो एक बिल्कुल ही नए फील्ड में एंटर कर जाती है। और उसके बाद है जियोग्राफिक डिवर्सिफिकेशन। इसमें कोई भी एंटिटी जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, एरिया या पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर कि किसी एरिया में किस तरह के लोग रह रहे हैं, उसके बेसिस पे अपना नया प्रोडक्ट डिसाइड करती है एंड लॉन्च करती है। एंड उसके बाद है प्रोडक्ट डिवर्सिफिकेशन। इसमें कोई भी कंपनी जो है वो एक नई फील्ड चूज़ करती है जिसकी मार्केट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, एंड बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है जो कि उसके पुराने किसी भी प्रोडक्ट के साथ मैच नहीं करता। इसके बाद है मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। इसमें जो कंपनी है वो अपनी मार्केट्स को कैटेगराइज कर देती है, जैसे कि रिच पीपल की अलग मार्केट, मीडियोकर पीपल की, मीन्स जिनकी इनकम एवरेज है उनकी अलग मार्केट बना ली, एंड उन सभी कस्टमर्स की डिमांड, इनकम एंड सेटिस्फेक्शन लेवल वगैरह के अकॉर्डिंग ही वो अपना प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट करता है इन अलग अलग मार्केट्स में। तो हमारा अगला टॉपिक है रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन नेशनल इकोनॉमी। तो सबसे पहले नंबर पे है ग्रोथ ऑफ कंट्री। अब किसी भी कंट्री में जितने ज़्यादा स्मॉल बिजनेस यूनिट्स होंगे वो कंट्री उतनी ही ज़्यादा स्पीड से ग्रो करेगा, क्योंकि जो पर्सन छोटे बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो काफ़ी सारी वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी को, जो कि हम नेक्स्ट बेनिफिट्स में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि सेकंड नंबर पे है कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। अब जो पर्सन स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करेंगे उनको इनकम होगी, एंड इन जो सारे स्मॉल बिजनेसेस की कंबाइन इनकम होती है वो किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम का पार्ट होती है। मींस छोटे बिजनेसेस जो होते हैं वो अपनी इनकम की मदद से किसी भी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज़ करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एंड उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सबसे पहले तो जिस पर्सन ने छोटा बिजनेस स्टार्ट किया उसे खुद को एम्प्लॉयमेंट मिल गई, एंड वो अपने अंडर काफ़ी सारे पर्सन्स को जॉब प्रोवाइड करेगा। मींस जो यंग पॉपुलेशन है किसी भी कंट्री की या जो अनएम्प्लॉयड पीपल है उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में भी ये स्मॉल बिजनेस यूनिट्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है।
एंड इसके अलावा नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट्स। जितने ज़्यादा स्मॉल बिजनेस यूनिट्स होंगे उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी एंड किसी भी कंट्री की खुद की डिमांड पूरी करने के बाद जो बाकी प्रोडक्शन बच जाएगी उसे एक्सपोर्ट किया जाएगा। एंड अगर प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होगी तो इंटरनेशनल सोर्सेज से भी इनकम होनी स्टार्ट हो जाएगी किसी भी कंट्री को। मींस फॉरेन करेंसी रिजर्व जो हैं वो भी किसी भी कंट्री के इंक्रीज़ करेंगे। इसके बाद है रीजनल डिस्पर्सल ऑफ इंडस्ट्रीज़, विच मींस के हर एरिया में हर किसी तरह की छोटी इंडस्ट्री बनाई जा सकती है। मींस किसी भी एरिया में अगर किसी चीज़ की प्रोडक्शन की कमी है वहाँ पे उस चीज़ का एक स्मॉल बिजनेस यूनिट ओपन किया जा सकता है एंड उसमें ज़्यादा कैपिटल वगैरह भी नहीं लगती एंड उस एरिया के जो लोग हैं उनकी डिमांड भी इजीली पूरी हो जाती है क्योंकि वहाँ पे एक स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप कर दिया जाएगा। अब किसी भी कंट्री के हर एरिया में बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट या बड़ा बिजनेस तो नहीं सेटअप किया जा सकता, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों की डिमांड पूरी करने के लिए स्मॉल बिजनेस यूनिट्स ज़रूर सेटअप किए जा सकते हैं। उसके बाद है प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब ये जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, कई पर्सन जो है इनको चला रहे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं एंड कई बार ये स्मॉल बिजनेस यूनिट्स नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए बड़े बिजनेसेस को भी पीछे छोड़ देते हैं। और उसके बाद है इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन। जितने ज़्यादा स्मॉल बिजनेस यूनिट्स होंगे उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्शन जो है ओवरऑल कंट्री की वो इंक्रीज़ करेगी। और इसके बाद है रूरल अर्बन माइग्रेशन। अब जो स्मॉल बिजनेस यूनिट्स हैं उनको सेटअप करना सिटी एरियाज़ में काफ़ी आसान होता है, तो इसीलिए जो विलेज की पॉपुलेशन है वो मूव ऑन या शिफ्ट करती है सिटीज़ में, या कई बार इन स्मॉल बिजनेस यूनिट्स में जॉब पाने के लिए भी कुछ पर्सन शिफ्ट कर जाते हैं अपने विलेज एरिया से सिटीज़ में सो दैट उनकी अर्निंग हो सके। एंड उसके बाद है इंडिजनाइजेशन। इंडिजनाइजेशन का बेसिक मीनिंग होता है वो चीज़ जिसको इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो गवर्नमेंट है वो किसी भी कंट्री के बड़े मार्केट प्लेयर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन वो इन स्मॉल बिजनेसमैन को ईज़िली कंट्रोल कर सकती है। एंड इसके अलावा जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके लिए भी बड़ा बिजनेस कंट्रोल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर स्मॉल बिजनेस। हमारा अगला टॉपिक है नेशनल पॉलिसीज़ फॉर स्मॉल बिजनेसेस, या इसे हम कह सकते हैं गवर्नमेंट क्या क्या असिस्टेंस प्रोवाइड करती है किसी भी स्मॉल बिजनेस को डेवलप करने के लिए। अब जो गवर्नमेंट है उसने काफ़ी सारी अलग अलग स्कीम्स स्टार्ट करी हैं स्मॉल बिजनेसेस को लोन वगैरह कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड करने के लिए, जिनमें से कुछ स्कीम्स हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, MSME बिजनेस लोन्स एंड मुद्रा लोन्स। एंड इसके अलावा एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है सो दैट उनमें जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो डेवलप हो सके। और इसके बाद है स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। इसमें अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स अपने स्टार्टअप आइडियाज़ प्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिसर के आगे, एंड अगर उनका आइडिया गवर्नमेंट ऑफिसर्स को पसंद आ जाता है तो उसकी जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट की तरफ से करी जाती है। और इसके बाद है प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट। मींस गवर्नमेंट की तरफ से प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए एंड मार्केटिंग करने के लिए प्रोडक्ट की, उसके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट करी जाती है। एंड उसके बाद है अटल इंक्यूबेशन सेंटर। अब इसमें क्या होगा, कोई भी एंटरप्रेन्योर जितनी भी कॉस्ट वगैरह बियर करेगा एक नई एंटिटी सेटअप करने के लिए, वो सारी की सारी कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से उसे प्रोवाइड करवाई जाएगी। और उसके बाद है असिस्टेंट टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ATIs भी कहते हैं।
अब इसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से कोर्सेज वगैरह लॉन्च किए गए हैं, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती है एंटरप्रेन्योर्स को, सो दैट उन्हें अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दी जा सके। और उसके बाद है स्किल अपग्रेडेशन एंड महिला कोयर योजना। अब इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारे स्किल अपग्रेडिंग कोर्सेज स्टार्ट किए गए हैं, एंड इसमें कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जो कि स्पेशली फीमेल्स के लिए ही है। अब जैसे कि ये सारे कोर्सेज हैं नेशनल स्किल इंडिया की तरफ से स्टार्ट किए गए हैं, एंड इन कोर्सेज का मेन फीचर ये है, ये सारे के सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। गवर्नमेंट कोई भी कॉस्ट वगैरह नहीं लेती जो भी ये कोर्स ज्वाइन करना चाहता है। हमारा अगला टॉपिक है रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन प्रमोटिंग स्मॉल बिजनेस। मीन्स जो कमर्शियल बैंक्स है वो किस तरह से हेल्प करते हैं स्मॉल बिजनेसेस को डेवलप करने में। अब सबसे पहले तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो लोन एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं किसी भी स्मॉल बिजनेस को, एंड इसके अलावा बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करी जाती है स्मॉल बिजनेसमैन को। एंड उसके बाद है कैश मैनेजमेंट करने में भी जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो काफ़ी बड़े लेवल पे हेल्प करते हैं किसी भी स्मॉल बिजनेस की। एंड इसके अलावा जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो स्मॉल बिजनेसमैन को फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, एंड इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इम्प्रूव करने में भी काफ़ी हेल्प करती हैं। एंड इन सब के अलावा डेली बेसिस के ऊपर वर्किंग कैपिटल के लिए जितना भी फाइनेंस चाहिए होता है किसी भी स्मॉल बिजनेसमैन को, वो फाइनेंस भी कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करती हैं स्मॉल बिजनेसेस को शॉर्ट टर्म लोन्स की फॉर्म में। इन सब के अलावा कई बार जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो लॉन्ग टर्म लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं स्मॉल बिजनेसमैन को विदाउट एनी सिक्योरिटी। और इसके अलावा कमर्शियल बैंक्स स्मॉल बिजनेसमैन को लोन प्रोवाइड करती हैं लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। इसके अलावा काफ़ी सारी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं कमर्शियल बैंक्स की तरफ से स्मॉल बिजनेसमैन को। अब सपोज फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे क्लाइंट्स होते हैं एक कमर्शियल बैंक के, कई बार उनके कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको कमर्शियल बैंक के दूसरे क्लाइंट की ज़रूरत होती है उनका बिज़नेस ग्रो करने के लिए। तो ऐसे केसेस में जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपने एक क्लाइंट को दूसरे क्लाइंट से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं सो दैट वो जॉइंटली ग्रो कर सके अपने बिजनेस को। उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है रोल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन बिजनेस। अब अगर किसी भी बिज़नेस में मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाएगी तो उसका सबसे पहला इम्पैक्ट होगा, उससे एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी। एंड उसके बाद है इन्हांस्ड कम्युनिकेशन। अगर लेटेस्ट आईटी मेथड्स यूज़ करे जाएंगे कम्युनिकेशन के लिए तो उससे काफ़ी सारा टाइम बचेगा, कॉस्ट वगैरह भी कम होगी। जैसे कि ईमेल वगैरह यूज़ किए जाएंगे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक फैक्स वगैरह। और उसके बाद है इंक्रीज्ड एक्सेसिबिलिटी। काफ़ी सारी सर्विसेज जो हैं हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। एंड इसके अलावा है डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। अब जो डाटा एनालिटिक्स के काफ़ी सारे लेटेस्ट मेथड्स अवेलेबल हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, तो आज के जो मार्केट के डिसीजंस हैं वो इसी डाटा के बेस के ऊपर लिए जाते हैं एज़ कम्पेयर्ड के पहले ये सारे के सारे डिसीजंस रेंडमली लिए जाते थे, लेकिन आजकल ये डिसीजंस ज़्यादा करेक्ट प्रूव होते हैं क्योंकि ये सारे के सारे डाटा ड्रिवन डिसीजंस होते हैं। और इसके अलावा अगर कोई भी एंटिटी बिजनेस टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी लेटेस्ट जो अवेलेबल है मार्केट में जिसे हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहते हैं, तो वो एंटिटी अपने कॉम्पिटिटर से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाएगी। इन सब के अलावा मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करते टाइम कॉस्ट वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा सेव होगी। एंड इसके अलावा अलग अलग इनोवेटिव मेथड्स जो हैं वो सामने आएंगे
किसी भी बिजनेसमैन की, क्योंकि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है वो इनोवेशन करने में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। अब इनोवेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है? किसी भी एक्टिविटी को नए ढंग से करना। अब अगर टेक्नोलॉजी मॉडर्न यूज़ करी जाएगी, मींस नए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल हैं किसी भी एंटिटी के पास, तो वो इनोवेशन कर पाएगा अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर जो वो डेली बेसिस के ऊपर परफॉर्म करता है। मींस इनोवेशन के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला टॉपिक है नॉन गवर्नमेंट असिस्टेंस इन स्मॉल बिजनेस। मींस जो प्राइवेट एंटिटीज़ होती हैं या जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स होते हैं वो किस तरह से हेल्प करते हैं स्मॉल बिजनेस की, उनकी ग्रोथ में। एंड काफ़ी सारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं वो भी स्मॉल बिजनेस की ग्रोथ में हेल्प करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले नंबर पे है मेंटरशिप एंड कोचिंग। जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स होते हैं वो हमेशा हेल्प करते हैं स्मॉल बिजनेस ओनर्स की। और उसके बाद है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। अब जो एनजीओज़ एंड प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज़ होती हैं वो काफ़ी तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करवाती हैं स्मॉल बिजनेस के एंटरप्रेन्योर्स को, सो दैट उनमें रिक्वायर्ड स्किल्स एंड नॉलेज जो चाहिए उन्हें स्मॉल बिजनेस को चलाने में वो डेवलप हो सके। एंड इसके अलावा जो एनजीओज़ एंड प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज़ होती हैं वो लोन वगैरह भी प्रोवाइड करवाते हैं स्मॉल बिजनेस को। एंड कई बार वो खुद शेयर होल्डर भी बन जाते हैं स्मॉल बिजनेसेस के, मींस उनमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एंड इसके अलावा काफ़ी सारी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड होती हैं स्मॉल बिजनेसमैन को। अब वो कैसे प्रोवाइड होती हैं? जैसे कि जो प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज़ हैं वो काफ़ी तरह की कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स या ट्रेड शोज़ वगैरह ऑर्गेनाइज करती हैं जिसमें हर स्मॉल बिजनेस को अपने नए कस्टमर्स मिल जाते हैं, पार्टनर्स मिल जाते हैं या कई बार इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं। एंड इसके बाद है मार्केट एक्सेस। अब जो एनजीओस एंड प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज़ होती हैं वो स्मॉल बिजनेसेस की हेल्प करते हैं नई मार्केट डेवलप करने में। एंड इसमें डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेवल की मार्केट्स दोनों ही कवर हो जाती हैं। मींस जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनको नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के कस्टमर्स मिल जाते हैं। किसकी हेल्प की मदद से? एनजीओस एंड प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज़ की हेल्प से। हमारा अगला टॉपिक है प्रोविजंस ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट। अब जो फैक्ट्रीज एक्ट है वो बनाया गया है उन पर्सन्स के लिए जो फैक्ट्रीज़ में एज वर्कर्स या एज लेबर काम करते हैं। ये एक्ट उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है एंड उनकी सेफ्टी के लिए काम करता है। तो बेसिकली जो फैक्ट्रीज एक्ट है इसमें 3 तरह की प्रोविजंस हैं। पहले नंबर पे है प्रोविजंस रिगार्डिंग सेफ्टी, उसके बाद है प्रोविजंस रिगार्डिंग हेल्थ, उसके बाद है प्रोविजंस रिगार्डिंग वेलफेयर। एंड इसके अलावा भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस हैं। तो प्रोविज़न रिगार्डिंग सेफ्टी में क्या है कि कोई भी फैक्ट्री है उसमें सारी प्रोविजंस फॉलो करी जाएं जो कि फैक्ट्रीज एक्ट में मेंशन है। एंड ये प्रोविजंस रिलेटेड टू सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स है। जैसे कि जो भी मशीनरी वगैरह है उसके साइड में फेंसिंग वगैरह प्रॉपर हो, एंड जो लिफ्ट्स वगैरह है वो सेफ़ तरीके से बनाई गई हो, वो कितना वेट कैरी कर सकती है लिफ्ट्स के बाहर लिखा गया हो, एक्सेसिव वेट उनसे ना कैरी करवाया जाए। एंड इसके अलावा जो भी डेंजरस मशीन्स हैं उनके ऊपर काम करते टाइम प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस ज़रूर सबको यूज़ करनी चाहिए। एंड इसके अलावा किसी भी फैक्ट्री में जो हार्मफुल गैसेस वगैरह रिलीज़ होती हैं उनसे डील करने के लिए भी सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज़ किए जाएं। एंड इसके अलावा वर्कर्स को सेफ्टी वगैरह की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाई जाए। इसके बाद है प्रोविजंस रिगार्डिंग हेल्थ। मींस किसी भी फैक्ट्री में कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो जिसका बैड इम्पैक्ट पड़े किसी भी वर्कर की हेल्थ के ऊपर। मींस साफ़ सफाई वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए किसी भी फैक्ट्री में, लाइटिंग वगैरह हो, जो ड्रिंकिंग वाटर है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, फ़िल्टर वगैरह यूज़ किया जाए।
इसके अलावा डस्ट वगैरह कहीं पे भी ना हो फैक्ट्री में, वॉशरूम्स वगैरह वो प्रॉपर नीट एंड क्लीन होने चाहिए। एंड उसके बाद है प्रोविजंस रिगार्डिंग वेलफेयर। इसमें जो एक्स्ट्रा सर्विसेज या फैसिलिटीज़ है वो आ जाती हैं जो कि फैक्ट्री के वर्कर्स को प्रोवाइड ज़रूर करवाई जाए, जैसे कि कंटीन होनी चाहिए साफ़ सुथरा जहाँ पे खाना मिल सके। इसके अलावा रेस्ट रूम्स वगैरह होने चाहिए जहाँ पे वर्कर्स ब्रेक्स वगैरह में रेस्ट कर सकें। क्रैचेस होने चाहिए उस फैक्ट्री में जहाँ पे वुमेन काम करती हैं, एंड क्रैचेस में वुमेन अपने छोटे बच्चों को वहाँ पे ड्रॉप कर सकती हैं जितना टाइम वो फैक्ट्री में काम कर रही हैं, एंड फैक्ट्री से वापस घर जाते टाइम तो वो अपने बच्चों को वहाँ से लेके जा सकती हैं। एंड इसके अलावा फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह होना चाहिए, लंच रूम्स वगैरह होने चाहिए, एंड इसके अलावा वॉशिंग फैसिलिटीज़ वगैरह भी होनी चाहिए। एंड इन सब के अलावा और भी काफ़ी सारी प्रोविज़न्स मेंशन्ड है फैक्ट्रीज़ एक्ट में, जैसे कि अगर किसी फैक्ट्री में वुमेन को एम्प्लॉयमेंट दी गई है एज़ वर्कर्स या एज़ लेबर, तो क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस एक्स्ट्रा जो है यूज़ करे जाएं। इसके अलावा चाइल्ड लेबर के साथ रिलेटेड भी प्रोविज़न्स मेंशन करी गई हैं फैक्ट्रीज़ एक्ट में। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टैक्स हॉलिडे एंड वेरियस टैक्स डिडक्शंस और लीगल एंड टैक्स कंसिडरेशंस। तो सबसे पहले टैक्स हॉलिडे का बेसिक मीनिंग होता है जो स्मॉल एंटिटीज़ हैं उन्हें एग्जम्पशन दी जाती है पेमेंट ऑफ टैक्स के ऊपर। मींस उनके जो प्रॉफिट्स होते हैं उनमें काफ़ी सारी डिडक्शंस उनको मिल जाती हैं जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी कम टैक्स देना पड़ता है। अब ये डिडक्शंस कौन कौन सी फॉर्म में होती हैं, इनमें से पहले नंबर पे है इन्वेस्टमेंट अलाउंस। अब ये जो स्मॉल एंटिटीज़ होती हैं ये जितने पैसे इन्वेस्ट करेंगी अपना बिज़नेस सेटअप करने में, उस अमाउंट का, उस इन्वेस्टमेंट का 20% जो है वो उन्हें डायरेक्ट डिडक्शन मिल जाती है अपने प्रॉफिट्स में से या इनकम में से। मींस अगर इनकी इनकम में डिडक्शन मिल गई 20% तो इन्हें कम टैक्स देना पड़ेगा। अब ये जो स्मॉल एंटिटीज़ होती हैं इन्हें डायरेक्टली बेनिफिट नहीं मिलता इनकम टैक्स डिडक्शन का। मीन्स जो गवर्नमेंट है वो इन्हें डायरेक्टली ये नहीं कहेगी कि वो कम टैक्स डिपॉजिट करवाएं, वो इनडायरेक्ट वे में उसे काफ़ी सारी डिडक्शंस अलाउ कर देंगी उसकी इनकम में से, सो दैट उसकी इनकम कम शो हो एंड उसे कम टैक्स देना पड़े। अब ये डिडक्शंस कौन कौन सी फॉर्म में उसको मिलेंगी। पहले नंबर पे हमने इन्वेस्टमेंट अलाउंस किया, एंड उसके बाद है अमोर्टाइजेशन ऑफ वेरियस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अपनी इनकम में से कुछ स्पेसिफिक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की भी डिडक्शन उसे मिल सकती है। एंड इसके अलावा रिहैबिलिटेशन अलाउंस की डिडक्शन उसे मिलेगी। मींस अगर कोई भी बिज़नेस किसी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से ख़राब हो गया है या दोबारा से बनाना पड़ रहा है क्योंकि पहले वाला बिज़नेस डिस्ट्रॉय वगैरह हो गया था, तो जितना खर्चा होगा उस बिज़नेस को दोबारा री इस्टेब्लिश करने में, वो सारे एक्सपेंसेस की भी उसे डिडक्शन मिल जाएगी इनकम में से। सो दैट अगर कम इनकम शो होगी रिहैबिलिटेशन अलाउंस डिडक्ट करने की वजह से, तो उस कम इनकम के ऊपर कम टैक्स देना पड़ेगा। एंड इसके अलावा अगर साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर एक्सपेंडिचर किया जाए उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। एंड इसके अलावा बैकवर्ड एरिया में अगर बिज़नेस स्टार्ट किया है तो उसके ऊपर टैक्स कंसेशन भी मिलेगा एंटिटीज़ को। एंड उसके बाद है अगर पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स खरीदने में कोई भी एक्सपेंडिचर किया गया है तो उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी इनकम में से। एंड इसके अलावा अगर किसी एंटिटी का बिज़नेस है कि वो बुक्स को पब्लिश करके सेल करता है तो उस केस में उसकी इनकम का कुछ परसेंटेज स्ट्रेट फॉरवर्ड उसे डिडक्शन के फॉर्म में मिल जाएगा। इसके बाद है इनकम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की इनकम होती है इनकी इनकम में से कुछ परसेंटेज इन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड डिडक्शन मिल जाती है। मींस कम इनकम शो करवाई जाएगी डिडक्शन की वजह से, एंड कम इनकम मींस इन्हें कम टैक्स देना पड़ेगा। एंड इसके अलावा किसी भी स्मॉल बिज़नेस को
उसके पुराने अगर लॉसेस हुए हैं पिछले किसी सालों में, तो आने वाले सालों में अगर उन्हें प्रॉफिट होता है तो उनमें से वो पुराने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ वगैरह कर सकती हैं। एंड इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक रॉयल्टीज़ भी होती हैं जिनके ऊपर कोई भी स्मॉल बिजनेसमैन बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं करता, मींस 100% टैक्स एग्जम्पशन। हमारा अगला टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सेल्स एक्ट, जिसे हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी कहते हैं। अब जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है वो 1872 में आया था एंड उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है? ये एक एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच जो कि लीगली इन्फोर्सेबल होता है एंड उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक एलिमेंट एब्सेंट है तो उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। अब जैसे कि पहले नंबर पे लॉफुल ऑफर, मींस सबसे पहले जो पहली पार्टी है वो एक लीगल ऑफर करेगी दूसरी पार्टी को एंड दूसरी पार्टी लॉफुल एक्सेप्टेंस देगी उस ऑफर को, तब वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एंड इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है, मींस जो एम है कॉन्ट्रैक्ट का, वो भी लीगल एंड लॉफुल होना चाहिए। मींस कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसका ऑब्जेक्ट इलीगल है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। एंड इसके अलावा लॉफुल कंसीडरेशन भी होनी चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। कंसीडरेशन का मींस होता है समथिंग इन रिटर्न। पहली पार्टी दूसरी पार्टी के लिए कुछ करे एंड दूसरी पार्टी पहली पार्टी के लिए बदले में कुछ करे, जिसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। उसके बाद है कॉम्पेटेंट पार्टीज। जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है वो कैपेबल भी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के। जैसे कि एक माइनर पर्सन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता, जिस पर्सन का माइंड अनस्टेबल है वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। एंड इसके अलावा कोई भी क्रिमिनल वगैरह वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता एंड कोई भी इंसॉल्वेंट पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। एंड उसके बाद है फ्री कॉन्सेंट, मींस जो पहली पार्टी है वो दूसरी पार्टी के ऊपर कोई भी प्रेशर वगैरह क्रिएट करके उससे अगर एक्सेप्टेंस ले रही है, मींस उसे डरा धमका रही है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करे, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एंड इन सब के अलावा और भी काफ़ी सारी एसेंशियल्स हैं जिनका प्रेजेंट होना कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सो दैट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सके। एंड उसके बाद है सेल्स एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। तो बेसिकली अगर बायर एंड सेलर के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है रिगार्डिंग सेल ऑफ गुड्स तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के भी कुछ एसेंशियल्स होते हैं, जैसे कि पहले नंबर पे है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल्स होने मस्ट हैं। एंड इसके अलावा सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में मिनिमम 2 पार्टीज आर रिक्वायर्ड, वन विल बी द बायर एंड अदर विल बी द सेलर। एंड इसके अलावा सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इज़ मस्ट, मींस जो बायर है उसको ट्रांसफ़र होगी प्रॉपर्टी सेलर की तरफ से। एंड इसके अलावा जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें जो सब्जेक्ट मैटर होगा वो हमेशा ही गुड्स होगा। अब सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्ट, मींस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्ट होगा वो हमेशा गुड्स होगा। एंड इसके अलावा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एसेंशियल है प्राइस ऑफ द गुड्स, मींस जो भी गुड्स सेल किए जाएंगे उसके बदले में जो बायर है वो सेलर को प्राइस ज़रूर पे करेगा। तो हमारा अगला टॉपिक है पार्टनरशिप एक्ट। तो बेसिकली पार्टनरशिप का क्या मीनिंग होता है? जब मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स कॉमनली कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं किसी भी प्रॉफिट मोटिव के लिए। तो जो की प्रोविजंस है पार्टनरशिप एक्ट की वो हमें क्या बताती हैं? अब पहले नंबर पे है सेक्शन 4 की प्रोविज़न। ये डिफ़ाइन करती है कि पार्टनरशिप जो है वो रिलेशन होता है 2 या 2 से
ज़्यादा पर्सन्स के बीच, जिसमें वो एक कॉमन बिजनेस कैरी करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। और उसके बाद है सेक्शन 9। ये आउटलाइन करता है राइट्स एंड ड्यूटीज़ पार्टनर्स के एंड उनकी अथॉरिटी क्या होती है किसी भी पार्टनरशिप के दौरान। और इसके बाद है सेक्शन 13। ये सेक्शन इस्टेब्लिश करता है कि जो पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं उनकी क्या क्या लायबिलिटी होती है, जो उनके ऊपर डेब्ट होते हैं पार्टनरशिप फर्म के नाम की। और इसके बाद है सेक्शन 39। ये प्रोसीजर डिफाइन करता है कि अगर किसी भी पार्टनरशिप को ख़त्म करना है तो कौन कौन से मेथड्स एंड प्रोसीजर्स अप्लाई किए जा सकते हैं। तो बेसिकली जो पार्टनरशिप एक्ट है ये एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है पार्टनर्स को जिन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करता है। एंड जो पार्टनरशिप एक्ट की प्रोविजंस हैं ये इस तरह से डिज़ाइन करी गई हैं कि जो पार्टनर्स हैं उनमें किसी भी तरह का डिस्प्यूट वगैरह अगर अराइज हो तो वो पार्टनरशिप एक्ट की प्रोविजंस को फॉलो करें एंड कॉन्फ्लिक्ट को बचाया जा सके। एंड पार्टनरशिप एक्ट की प्रोविजंस को फॉलो करके ही एक सक्सेसफुल एंड सस्टेनेबल पार्टनरशिप बनाई जा सकती है जिसमें किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो एंड सभी पार्टनर्स मिलके काम करें अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए। हमारा अगला टॉपिक है रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑफ अ स्मॉल स्केल बिजनेस। मींस अगर हमने स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट कर लिया है तो उसे रजिस्टर करवाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो स्टेप 1 है सबसे पहले हमें अपने बिजनेस का स्ट्रक्चर डिसाइड करना है, क्योंकि उसके बेसिस के ऊपर ही हम डिसाइड करेंगे कि हमारा पार्टनरशिप बिजनेस होगा, कंपनी फॉर्म में बिजनेस स्टार्ट करेंगे या सोल प्रोप्राइटरशिप। और उसके बाद है सेकंड स्टेप, चूज़ द बिजनेस नेम। मींस हम अपने बिजनेस का एक सूटेबल नेम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जब हमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो हमें बिजनेस का नाम भी देना पड़ेगा। और उसके बाद थर्ड स्टेप में हम अपने बिजनेस का नाम जो है वो रजिस्टर करवा लेंगे। और उसके बाद स्टेप 4 है ऑब्टेन द नेसेसरी लाइसेंसेस एंड परमिट्स। अब स्टेप 4 में हमें गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई भी लाइसेंस या पेटेंट्स या परमिट्स वगैरह चाहिए होंगे वो हम ऑब्टेन कर लेंगे, हम अप्लाई कर देंगे एंड गवर्नमेंट अपना रेगुलर प्रोसीजर फॉलो अप करके हमें हमारा लाइसेंस एंड परमिट इशू कर देगी। एंड उसके बाद स्टेप 5 में हमें टैक्सेस के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। अब जैसे कि इनकम टैक्स के लिए या कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स के लिए हमें पैन नंबर अप्लाई करना पड़ेगा एंड इनडायरेक्ट टैक्स के लिए हमें जीएसटी नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। और उसके बाद है स्टेप 6, हमें एक बिजनेस बैंक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा जिसके थ्रू हम अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस कैरी ऑन करेंगे। और उसके बाद है स्टेप 7, इसमें हमें रजिस्टर करवाना पड़ेगा खुद को अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें शेयर्स वगैरह इशू करने हैं तो हमें किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज या सेबी के साथ अपना टाई अप या रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और उसके बाद स्टेप 8 में है ऑब्टेन एनी एडिशनल सर्टिफिकेशंस। इन सब के अलावा अगर हमें कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट वगैरह रिक्वायर्ड है, जैसे कि क्वालिटी के साथ रिलेटेड कोई स्पेशल सर्टिफिकेट वगैरह, तो ये एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस भी हम अप्लाई कर देंगे। इन एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस का हमें बेनिफिट होता है कि कस्टमर ये सोचता है कि इस एंटिटी के पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस है, मींस इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी कोई ना कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी ज़रूर होगी, जिससे कंपनी की या एंटिटी की सेल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इफ़ेक्ट पड़ता है। और इसके बाद अभी हम कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि पहले नंबर पे है इनकम टैक्स। अब जो इनकम टैक्स है ये एक डायरेक्ट टैक्स है जो कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी बिजनेस एंटिटी डायरेक्टली पे करती है इंडिया की गवर्नमेंट को या किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को। इनकम टैक्स पे करने के लिए किसी भी पर्सन या एंटिटी के पास अपना पैन कार्ड होना मैंडेटरी है, जो कि कोई भी पर्सन नॉर्मली अप्लाई कर सकता है। एंड इसकी ऑफिशियल फ़ीस होती है
107 रुपीज़। एंड जो इनकम टैक्स की रिटर्न है ये पर ईयर हमेशा फाइल करवाई जाएगी। एंड उसके बाद है सेल्स टैक्स। अब जो सेल्स टैक्स होता है ये एक पुराना फॉर्म ऑफ टैक्स है, अब इसको रिप्लेस करके जीएसटी इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब जो सेल्स टैक्स है बेसिकली अगर कोई भी एक पर्सन किसी दूसरी स्टेट के पर्सन को कुछ सेल करता है तो उसके ऊपर सेंट्रल सेल्स टैक्स अप्लाई होता था। एंड इसकी परसेंटेज जो है नॉर्मली 1 to 2% होती थी। एंड अगर कोई भी पर्सन अपनी स्टेट के अंदर वाले किसी पर्सन को कोई चीज़ सेल करता तो उसके ऊपर वैट एप्लीकेबल था, वैल्यू एडेड टैक्स। एंड इसके बाद है एक्साइज। अब जो एक्साइज टैक्स है ये बेसिकली प्रोडक्शन के ऊपर लगता था। मींस सपोज किसी पर्सन ने या एंटिटी ने गुड्स प्रोड्यूस करी एंड जितनी क्वांटिटी उसने प्रोड्यूस करी उसके ऊपर एक फिक्स परसेंटेज टैक्स उसको अब देना पड़ेगा। मींस गुड्स प्रोड्यूस होने पे भी टैक्स देना पड़ता था, चाहे वो गुड्स सेल हो या ना हो, एक्साइज ड्यूटी उसके ऊपर देनी पड़ती थी। लेकिन अब एक्साइज ड्यूटी भी ख़त्म हो चुकी है, इसकी जगह जीएसटी आ चुका है। मींस जो सारे के सारे पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो रिमूव हो चुके हैं एंड उनको रिप्लेस कर दिया है जीएसटी ने, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसी टॉपिक के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। तो सब्जेक्ट की कंप्लीट क्विक रिवीजन के लिए ये पूरी वीडियो ज़रूर देखें एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर एग्ज़ाम।